डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद आरव ने ऑपरेशन रूम का दरवाजा ओपन किया और अंदर एंटर हो गया। बेड पर दूसरी ओर मुंह करके लेटी अदिति के पीछे खड़ा होकर वो रोने लग गया। I'm sorry अदिति, काश इन सब में मैं तुम्हारे पास होता तो ऐसा कुछ नहीं होने देता। और फिर वो उसे छूने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आदमी आया और धक्का देकर उसे दूर धकेल दिया। ए भाई, तुम पागल हो क्या? तुम मेरी वाइफ को क्यों छूने वाले थे? अचानक आरव अपने सेंसेस में आया और बोला, तुम्हारी वाइफ? तो क्या ये अदिति नहीं है? उस आदमी ने गुस्से में कहा। ये अदिति कौन है? और ये कोई अदिति वदिति नहीं, ये मेरी वाइफ है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास बैठकर उसे सहलाने लग गया। अब आरव ने ध्यान से देखा तो वो सच में अदिति नहीं, कोई और ही लड़की थी। आरव ने अपने आंसू पोंछे और वहां से जाते हुए बोला, I'm so sorry man, my mistake। उसके बाद दौड़ लगाता हुआ वो वापस रिसेप्शन पहुंचा। वहां बैठी लड़की से उसने पूछा, मिस, ऑपरेशन रूम में मेरी वाइफ नहीं है, क्या आप बता सकती हैं कि आज कितनी प्रेग्नेंट लड़कियां आई हैं? आप अपनी वाइफ का नाम बताइए, शायद यहाँ रजिस्टर्ड हो। उसका नाम अदिति अंबानी है। जब तक रिसेप्शनिस्ट लिस्ट चेक कर रही थी तब तक वहाँ शनाया और राकेश जी भी पहुँच गए। राकेश जी ने जैसे ही आरव को वहाँ देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। आरव कमीने, तुम्हें अभी भी अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत बची है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो आरव की तरफ लपके और उसकी कॉलर पकड़कर उसे मारने लग गए। उन्होंने धक्का देकर आरव को गिरा दिया और अपने लातों से उसे मारने लगे। तूने क्या वादा किया था कि सिर्फ और सिर्फ अदिति से प्यार करेगा, लेकिन तूने हीरोइन के साथ सोने के लिए मेरी बेटी को धोखा दे दिया। आरव अदिति के लिए बहुत परेशान था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया, बस अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को बचाता रहा। तभी उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते, बाकी के पेशेंट और फैमिलीज को प्रॉब्लम होगी। तब शनाया ने राकेश जी को पकड़ा और बोली, पापा छोड़ो ना इस आदमी को, इसके पास दिल नहीं पत्थर है, हमें सबसे पहले दी को ढूंढना चाहिए। तब कहीं जाकर राकेश जी रुके। शनाया क्यारा अग्रवाल को जितना आइडियलाइज करती थी, आज आरव और उसकी पिक्चर्स लीक होने के बाद उससे उतनी ही नफरत भी करने लगी थी। राकेश जी रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़े और बोले, मेरी बेटी कहाँ एडमिट है? देखिए, इसमें अदिति अंबानी का तो कोई नाम नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आप उनके बारे में थोड़ी और डिटेल बता सकते हैं? तभी शनाया बीच में बोली, मुझे मेरी बहन के फ्रेंड का कॉल आया था कि उनके पेट में अचानक बहुत दर्द उठा है और मिसकैरेज का खतरा है। देखिए, पेट में दर्द उठने का मतलब जरूरी नहीं कि मिसकैरेज ही हो। एक काम करिए, आप 3rd फ्लोर में मैटरनिटी डिपार्टमेंट में चली जाइए, शायद वो वहाँ हो। उसके बाद शनाया और राकेश जी आरव को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से 3rd फ्लोर के लिए भागे। क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने राकेश जी की बातें सुनी थी तो उसे समझ आ गया था कि आरव ने चीट किया था। अब वो आरव से बोली, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम कहीं और अफेयर करते फिर रहे हो, तुम इसी लायक हो। आरव ने रिसेप्शनिस्ट की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उठकर सीधा 3rd फ्लोर के लिए भागा। जब वो 3rd फ्लोर पहुंचा तो बी अल्ट्रासाउंड रूम में राकेश जी और शनाया अदिति की हेल्प कर रहे थे। आरव भी अंदर घुसने लगा तो राकेश जी बीच में आकर खड़े हो गए। यहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मार मार कर कचूमर बना दूंगा। पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे बस एक बार अदिति से बात करनी है। अदिति ने जैसे ही देखा कि आरव आया हुआ था तो उसने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। आरव ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहा, अदिति प्लीज एक बार मुझसे अकेले में बात करो, जो तुमने देखा वो सब रियल नहीं था, मेरे साथ ट्रिक की गई है। अदिति ने तो एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन शनाया गुस्से में बोली, ट्रिक? ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उन फोटोज में तुम दोनों साफ साफ बिना कपड़ों के दिख रहे हो और कहते हो ट्रिक की गई है। शनाया, तुम गलत समझ रही हो, मुझे एक बार अदिति से बात करने का चांस तो दो। तभी राकेश जी ने आरव का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोले, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं आज तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। राकेश जी आरव को पीटने ही वाले थे कि डॉक्टर ने बीच में आकर पकड़ लिया। मिस्टर चंद्रा, यहाँ पर ऐसा बिहेव मत कीजिए, 1 मिनट रुकिए, मिस्टर अंबानी से मुझे बात करने दीजिए। उसके बाद डॉक्टर आरव को साइड में ले आया और समझाने लगा, देखिए मिस्टर अंबानी, आपकी वाइफ अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशन हो रहा है। इस बार तो वो मिसकैरेज से बच गई, लेकिन हो सकता है कि अगली बार ना बच पाए, इसलिए अभी उन्हें किसी तरह की टेंशन मत दीजिए। एक बार जब वो स्टेबल हो जाएंगी तो आप आराम से उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर आरव को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने कहा, ठीक है डॉक्टर, लेकिन आप प्लीज अदिति का ध्यान रखिएगा। आपने हमें इतनी बड़ी फीस दी है तो हमारा काम ही है कि मिसेज अंबानी को कुछ ना होने दें, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में आपको भी साथ देना होगा। उसके बाद
जाने से पहले आरव ने अदिति की तरफ देखा और जोर से बोला, अदिति, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई होप कि तुम ठीक होने के बाद एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का चांस जरूर दोगी। आई होप कि तुम हमारे प्यार पर बिलीव करोगी। उसके बाद आरव कुछ देर तक अदिति के जवाब का वेट करता रहा, लेकिन अदिति अभी भी अपना फेस दूसरी तरफ घुमाकर बैठी थी और उसने आरव को एक भी बार नहीं देखा। थोड़ी देर बाद आरव खुद डिसअपॉइंट होकर वहां से चला गया। आरव के जाने के बाद शनाया ने कहा, दी, वो घटिया आदमी यहाँ से जा चुका है, अब आप रिलैक्स कर सकती हो। अब जाकर अदिति ने अपना फेस इस तरफ घुमाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत इमोशनल थी। सीरियसली अदिति, क्या वो आदमी डिजर्व करता है कि तुम उसके लिए आंसू बहाओ? उस आदमी ने जो किया है उसे देखते हुए मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। तभी डॉक्टर बीच में बोले, मिस्टर चंद्रा, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। अब 5 महीने से ज्यादा हो गए और बच्चा शेप ले चुका है। अब अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो इसे अबॉर्शन नहीं, किलिंग कहेंगे। तभी एक और डॉक्टर ने बोला, मिसेस अंबानी, इतना इमोशनल होना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अभी कोई डिसीजन मत लेना। बेशक आप अभी ठीक है, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन आप हॉस्पिटल में रुकिए और जब बेटर फील होने लगे तब आप किसी डिसीजन पर पहुंचना। अदिति वैसे भी उस विला में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए यहाँ रुकने का ऑप्शन उसे बेटर लगा। अदिति के वहाँ एडमिट होने के बाद राकेश जी और शनाया पूरे टाइम आरव और उसकी मिस्टेक के बारे में ही बात करते रहे, जिसे सुनकर अदिति को और प्रॉब्लम होती। तभी राकेश जी ने बीना जी को कॉल करके सारा इंसिडेंट बताया। जब बीना जी ने सुना कि आरव के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अदिति का मिसकैरेज होते होते बचा, तो वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। कहाँ है मेरी बेटी? कैसी है वो अभी? तभी सबसे पहले उन्हें शनाया दिखी और उन्होंने गुस्से में तेज आवाज करके बोला, कहाँ है वो कमीना आरव? उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मॉम प्लीज धीरे बोलिए, दी सो रही है अभी। क्या वो सो रही है? इट्स इम्पॉसिबल। अदिति, मुझे पता है कि तुम सो नहीं रही हो, बस नाटक कर रही हो। और फिर वो अदिति के सिरहाने जाकर बैठ गया। बीना जी जैसी भी थी, अदिति की माँ थी और वो अदिति को सबसे ज्यादा पहचानती थी। बचपन से उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में उनकी बेटी सो तो नहीं सकती। बीना जी के इतने शोर शराबे के बाद भी अदिति आंख बंद की हुई लेटी रही। तभी बीना जी फिर बोली, अदिति, मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था कि इस आदमी को डिवोर्स दे दो, लेकिन तुम मानी नहीं। ये आरव जैसे लोग थोड़ा पैसा देखकर पागल होने वालों में से हैं। अब देखो, तुम उसके साथ इतनी लॉयल थी, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिला? धोखा। अदिति के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ऊपर से जब बीना जी की बातें उसके कान में पड़ी तो उसे और भी बुरा लगा। उसने अपनी आंख खोलकर कहा, मॉम, क्या प्लीज मैं थोड़ी देर शांति से लेट सकती हूँ? मुझे थोड़ी देर कुछ भी नहीं सुनना। ये लो, मैंने कहा था ना कि ये सो नहीं रही, बस नाटक कर रही है। उसके बाद उन्होंने अदिति को समझाते हुए आगे कहा, अदिति, मैं तो कहती हूँ कि यही सही मौका है। उस कमीने को डिवोर्स दे डालो और खत्म करो इस रिश्ते को। तुम्हें इस बारे में किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर लेने की जरूरत भी नहीं। सबको पता है कि सारा फॉल्ट आरव का ही था। अदिति वैसे ही बहुत सारा स्ट्रेस ले चुकी थी। अब जैसे ही बीना जी की बातें उसके कानों में पड़ी तो वो खुद को रोने से रोक नहीं सकी। उसने फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब बीना जी ने उसे इस तरह से रोते हुए देखा तो उसके और करीब गई और उसके सिर को सहलाने लगी। अदिति, सॉरी बेटा, मेरी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये जान लो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। और रही बात आरव की, तो ये तुम्हारा डिसीजन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी उसके साथ रह सकती हो तो बेशक रहो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करूंगी। अदिति आरव और क्यारा अग्रवाल की उन न्यूड पिक्चर्स को भूल नहीं पा रही थी। उसे रह रह कर वही याद आती और उसका सीना दुख से भर जाता। अब उसके लिए आरव के साथ बेड शेयर करना इम्पॉसिबल हो गया था। उसने वैसे ही जोर जोर से रोते हुए कहा, मॉम, मैं आरव को अब कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और ना ही उसके साथ अब कभी रहना चाहती। और फिर वो अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली,
लेकिन मोम, इसका क्या कसूर? ये तो इनोसेंट है ना। उसे इस हालत में देख बीना जी की आंखें भर आई। शनाया के लिए ये पहला मौका था जब वो किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही थी और उसने आज तक कभी भी अदिति को इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था। रूम के डोर के पास खड़े राकेश जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे और फिर अपने आंसू पहुंचते हुए वो वहां से बाहर निकल गए। इधर आरव घर नहीं गया था। वो हॉस्पिटल के बाहर रात भर अपनी कार में ही बैठा रहा। फिर जब अगली सुबह हुई तो सबसे पहले उसने ब्रेकफास्ट खरीदा और 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ गया। जब वो अदिति के रूम के बाहर पहुंचा तो पहले उसने चोरी से अंदर देखा तो उसे सिर्फ अदिति दिखी जो कि सो रही थी। वो अंदर गया और टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट रखकर अदिति को देखने लगा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। आंखों के कॉर्नर पर सूखे हुए आंसू अभी भी दिख रहे थे कि तभी किसी ने डोर ओपन किया और अंदर आया। ये राकेश जी और शनाया थे। राकेश जी ने जैसे ही आरव को वहां देखा गुस्से में उसकी तरफ बढ़े और उसका कॉलर पकड़ लिया। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे पीठ पीछे तू यहाँ चला आया। चल निकल निकल यहाँ से बाहर, नहीं तो मैं पीट पीट कर तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। और वो उसे खींचते हुए रूम से बाहर ले गए। इस शोर शराबे में अदिति की आंख भी खुल गई थी और उसने बस इतना देखा कि राकेश जी आरव को बाहर लेकर गए थे। तभी शनाया ने आरव का लाया हुआ ब्रेकफास्ट उठाया और वो भी गुस्से में बाहर आई। ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। इस ब्रेकफास्ट को खाकर दी और बीमार हो जाएंगी। और उसने वो ब्रेकफास्ट नीचे फेंक दिया। आरव ने ब्रेकफास्ट की थैली को उठाते हुए कहा, पापा, शनाया प्लीज मेरी बात समझो। आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जैसा आप लोगों ने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। कि तभी दूसरी तरफ से बीना जी के साथ कोकिला जी, ईशा और निखिल भी आते हुए दिखे। बीना जी ने दूर से ही आरव को देख लिया और गुस्से में दौड़ती हुई उसके पास आई। हरामजादे, तुझमें अभी भी यहाँ आने की हिम्मत बची हुई है? तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो एक हाथ से आरव की शर्ट पकड़कर दूसरे हाथ से उसे मारने लग गई। बेशरम आदमी, मुझे तुझ पर पहले से ही भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी अदिति ने तुझसे इतना प्यार किया और तूने उसके साथ ऐसा किया। बीना जी तो लगातार अपना गुस्सा आरव पर उतार रही थी कि तभी उन्हें कोकिला जी ने भी ज्वाइन कर लिया। वो और भी ज्यादा ब्रूटल होकर मार रही थी, जिससे आरव को बहुत हर्ट हो रहा था। पीछे खड़ी ईशा अपने बैग से उसकी पीठ पर मारने लगी और अपने पैर उसके पैरों पर। मारो इसे, इसने अदिति दी की इतनी खराब सिचुएशन कर दी है। वो तीनों उस पर लगातार प्रहार कर रहे थे। बीना जी और राकेश जी का मारना तो आरव फिर भी डाइजेस्ट कर सकता था, क्योंकि वो दोनों अदिति के पेरेंट्स थे। लेकिन ये बाकी लोग बस सिचुएशन का फायदा उठा रहे थे कि तभी आरव ने सबको रोकने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर किए। इनफ! मैं कहता हूँ रुक जाओ सब लोग, बहुत हो गया। कोकिला जी को लगा कि वो मारना चाहता था, इसलिए वो डरकर जमीन पर गिर गई और उनकी कमर में थोड़ी चोट भी आ गई। फिर उन्होंने रोने का ड्रामा स्टार्ट कर दिया। ये देखकर निखिल ने गुस्से में कहा, आरव यू बास्टर्ड, अब तुम अपनों से बड़ों पर भी हाथ उठाने लग गए। मैंने तुमसे ज्यादा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। निखिल, इससे बात मत करो, इसे मारो। इसने मेरी माँ पर हाथ उठाया। लेकिन आरव की आंखें देखकर निखिल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके करीब भी जा सके। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और अदिति अंदर से बाहर आई। बाहर आकर पहले उसने सबको देखा और फिर उसकी आंखें आरव पर रुक गई। लगभग 10 सेकंड तक वो उसे ही देखती रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना सारा दुख अपने अंदर ही कहीं छुपा लिया था। फिर वो बोली, आरव, लेट्स डिवोर्स। अदिति की बात सुनकर तो जैसे आरव को एक बार यकीन ही नहीं हुआ। अदिति, ये तुम क्या बोल रही हो? एटलीस्ट एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अब एक्सप्लेन करने जैसा कुछ बचा नहीं आरव। अब बस डिवोर्स ही लास्ट ऑप्शन है। ऐसा करते हुए मुझे अंदर से बहुत पेन हो रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर आरव की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने जिस लड़की से टूटकर प्यार किया था वो आज उससे दूर जा रही थी। उसे ज्यादा दुख इस बात का था कि अदिति ने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी। वहीं बीना जी भी बहुत खुश थी। उन्होंने न जाने कितनी बार अदिति को डिवोर्स के लिए कहा था, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं सुनी। वहीं आज बिना किसी से पूछे खुद उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था। बीना जी ने अदिति को गले लगाया। वेल डन अदिति, प्राउड ऑफ यू। ये तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन होगा। अदिति, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम खुद को अकेली मत समझना। वहीं ईशा ने
कोकिला जी को जमीन से उठाने में हेल्प की और वो उठकर मुस्कुराते हुए बोली, अदिति, मैं भी तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ और अगर तुमने इस बच्चे को अबॉर्ट कराने का डिसीजन ले लिया तो मैं तुम्हारे लिए इससे लाख गुना बेटर लड़का ढूंढ दूंगी। आरब को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग क्या कह रहे थे। उसे तो सिर्फ अदिति से फर्क पड़ता था। एक बार फिर उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, अदिति, क्या सच में तुमने अच्छे से सोच लिया है? आरव अपने सवाल के जवाब का इंतजार बड़ी उम्मीद से कर रहा था। उसे होप था कि शायद अदिति अपना डिसीजन चेंज कर ले, लेकिन अदिति ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ कहा, हाँ आरव, मैंने सोच लिया है। अब आरव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बीना जी, कोकिला जी, ईशा और भी सब लोग वहाँ उस वक्त न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, लेकिन अदिति और आरव बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वे दोनों शायद एक दूसरे को जी भर के देख लेना चाहते थे। कितनी सारी यादें, कितने सारे खूबसूरत लम्हे इन दोनों के सामने आ जा रहे थे। शायद इनका सफर इतना ही था। मैं जानता हूँ अदिति कि अब तुम डिसीजन ले चुकी हो और अब मेरा कुछ भी बोलना तुम्हारे डिसीजन को शायद चेंज ना कर पाए, लेकिन मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज तुम इस बच्चे को अबॉर्ट मत करवाना। अदिति तो इसका कुछ जवाब न दे सकी, लेकिन बीना जी बीच में बोल पड़ी, आरव, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। अब मेरी बेटी तुमसे डिवोर्स ले रही है। इस बच्चे को रखना है या अबॉर्शन करना है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका डिसीजन होगा। फिर उन्होंने अदिति के कंधे में हाथ रखते हुए कहा, चलो अदिति, यहाँ से निकलते हैं। आप लोग घर पहुंचो, मैं एक लॉयर को जानता हूँ, उसे घर ही लेकर आता हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे और आरव जैसे वहीं स्टक हो गया था। लेकिन तभी बीना जी को रियलाइज हुआ कि लॉयर के सामने तो आरव का होना भी इम्पोर्टेंट होगा, तभी म्यूचुअल डिवोर्स हो पाएगा। आरव, अदिति ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आज अगर वो अलग होना चाहती है तो आई होप कि तुम इसमें कोऑपरेट करोगे। आरव समझ गया था कि बीना जी क्या कहना चाहती थी। उसका मन ना होते हुए भी वो उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि अदिति अगर डिवोर्स में कंफर्टेबल थी तो वो इससे भी पीछे नहीं हटता। उसके बाद वो सब लोग बीना जी और राकेश जी के घर पहुंचे। 1 घंटे के अंदर ही निखिल अपनी पहचान के एक लॉयर को लेकर आ गया। उसने सारी जरूरी फॉर्मेलिटीज के बारे में बात की और कोर्ट प्रोसीजर के बारे में दोनों को समझाया। अच्छा ठीक है मिस्टर अंबानी और मिसेस अंबानी, अभी मैं चलता हूँ और जहाँ तक है कि मैं अपने कॉन्टैक्ट का यूज करके परसों की डेट ले लूंगा, तो फिर वहीं कोर्ट में मिलते हैं। उसके बाद वो निखिल से हाथ मिलाकर वहाँ से निकल गया। उस लॉयर के जाने के बाद आरव भी बिना किसी से बात किए चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसके ठीक 2 दिन बाद वो लोग सीधा कोर्ट में मिले। उनके लॉयर ने उनके डॉक्यूमेंट्स जज के सामने पेश किए तो रूल के अकॉर्डिंग जज ने उन्हें 6 मंथ्स का टाइम दिया और उसके बाद उन दोनों को काउंसलर के पास जाना पड़ा। काउंसलर के पास जाना भी डिवोर्स का ही एक प्रोसीजर होता है। क्या आप दोनों श्योर हैं कि आपको अलग होना ही है? एक पल के लिए तो अदिति और आरव दोनों ही कुछ न बोल सके, लेकिन फिर अदिति ने कहा, यस, वी आर श्योर। क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके सॉल्व होने से आपकी मैरिज बच सके? अदिति ने ना में सिर हिला दिया। आरव के कुछ भी रिएक्ट न करने की वजह से वो काउंसलर पहले ही सारा माजरा समझ चुकी थी। वो हर दिन न जाने कितने कपल से डील करते थे। तभी वो काउंसलर बोली, देखिए, शादी चलाना या ना चलाना ये आउट एंड आउट आप लोगों का ही डिसीजन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अभी बहुत यंग हैं और हर यंग कपल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं। मैंने ऐसे बहुत से कपल्स देखे हैं जो डिवोर्स फाइल करते हैं और जब उन्हें 6 मंथ्स का पीरियड दिया जाता है तो तब तक उनके बीच सब सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आप लोग भी कोर्ट के दिए हुए इस टाइम का अच्छा यूज करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। और फिर आरव और अदिति उस काउंसलर के रूम से निकल गए। उसके बाद अदिति आरव की तरफ बिना देखे अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली गई और आरव बस उसे देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। ना उसका मन किसी से मिलने का हो रहा था और ना ही किसी से बात करने का। वो सीधा वहाँ से एक बार चला गया और रात तक बैठकर बस पीता रहा। जब बहुत रात हो गई और सारे लोग वहाँ से चले गए, तब एक वेटर आया और आरव से बोला, सर बहुत रात हो गई है, क्या मैं आपकी फैमिली को कॉल करके बुलाऊं? नशे में धुत आरव ने उस वेटर की तरफ देखा। फैमिली? दोस्त? मेरी कोई फैमिली नहीं है मेरे दोस्त। तो सर आपके फ्रेंड को कॉल करूं? क्योंकि सर आप बहुत नशे में।
अकेले आप घर नहीं जा पाएंगे। घर घर जाना भी, घर किसे जाना है मेरे दोस्त। घर वो जाते हैं जिनके घर होता है। मेरा तो घर टूट गया। फिर वो नशे में झूलता हुआ खड़ा हुआ और उस वेटर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, दोस्त तुम बस मुझे शराब पिलाओ, मुझे बस शराब पीनी है, मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा। सर अब बार बंद करने का टाइम हो गया है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अब और मत पीजिए, आप ऑलरेडी बहुत ड्रिंक कर चुके हैं। कुछ सेकंड बाद आरब ने वही वॉमिट कर दिया। वो दोपहर से बिना कुछ खाए पिए बस ड्रिंक कर रहा था, इसलिए उसे उसके साइड इफेक्ट्स तो होने ही थे। वेटर ने जब उसे ऐसे वॉमिट करते हुए देखा तो उसे काफी गुस्सा आया और उसने उसे बार के बाहर धकेल दिया। बाहर आरब जमीन पर गिरा पड़ा था। तभी एक नेक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई तुम कैसे यहाँ पड़े हुए हो, सब ठीक तो है ना? क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? लेकिन आरब की बॉडी में इतनी शराब थी कि वो अपने सेंसेस में ही नहीं आया था। उसने उससे भी वैसे ही बहकी बहकी बातें की। मुझे बस ड्रिंक करनी है, क्या तुम मेरे लिए कहीं से शराब ला सकते हो? प्लीज मेरे लिए शराब ले आओ। और फिर आरब की आंखों से आंसू बहने लगे। आरब अंदर से बहुत हर्ट हुआ था। उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो चुका था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ऐसी हालत नहीं की थी। वो हमेशा अपने सेंसेस में रहने वाला पर्सन था। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो आदमी भी वहाँ से भाग गया कि तभी थोड़ी देर बाद कुछ यंग लड़कों का ग्रुप आरब के पास आया और वो उसके चारों तरफ खड़े हो गए। एक ने कहा, हेलो सर, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? सर क्या हम आपको घर छोड़कर आएं? वो आरब से बात तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वे लोग उसके पॉकेट्स में हाथ डाल रहे थे। तभी एक लड़का उसका वॉलेट निकालने लगा। आरब भले ही नशे में था, लेकिन वो बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा वॉलेट क्यों निकाल रहे हो? क्या सर, हम आपको घर तक छोड़ने जा रहे हैं और आप हमें कुछ पैसे भी नहीं दे सकते? मेरा कोई घर नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मेरा वॉलेट छोड़ो। लेकिन तभी उस लड़के ने वो वॉलेट आरब से छीन लिया और वो सब लोग वहां से भागने लगे। अब आरब का नशा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और वो उन लड़कों के पीछे दौड़ा। उन लड़कों ने जब आरब को उनके पीछे आते हुए देखा तो वो रोड क्रॉस करने लगे। आरब भी उनके पीछे पीछे रोड क्रॉस करने लगा। अब आरब उस लड़के के एकदम पास था जिसके हाथ में उसका वॉलेट था कि तभी सामने से एक कार आई और पहले उसने उस यंग लड़के को एक जोरदार टक्कर मारी और फिर बाद में आरब को भी। वो लड़का क्योंकि कार से पहले टकराया था, इसलिए वो 10 फीट दूर जाकर गिरा, जबकि आरब को टक्कर बाद में लगी थी और तब तक कार भी थोड़ी स्लो हो चुकी थी, इसलिए उसके सिर में बस हल्की चोट आई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। कार थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर वहां से चली गई। उसके बाद जब आरब की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसने जब अपने लेफ्ट राइट नजर घुमाई तो वहीं लेडी इंस्पेक्टर उसके बगल में बैठी हुई थी। उसे अपने पास बैठा देख आरब थोड़ा सरप्राइज हो गया और हल्की नींद में ही बोला, इंस्पेक्टर आप यहाँ कैसे? उस लेडी इंस्पेक्टर ने आरब को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मिस्टर अंबानी कि आप यहाँ कैसे? आरब याद करने की कोशिश करने लगा और अटक अटक कर बोलने लगा, मैं यहाँ वो एक्चुअली कुछ लड़कों ने वॉलेट को मुझे ठीक से याद। तभी उस लेडी इंस्पेक्टर ने आरब को वहीं रोक दिया और बोली, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आई नो कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, मैं ही आपको वहाँ से यहाँ हॉस्पिटल तक लाई हूँ। ओह थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। इट्स ओके, मेरी उस एरिया में ड्यूटी लगी हुई थी, तभी मेरे पास कॉल आया कि वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो आप वहाँ पर पड़े हुए थे और फिर मैं आपको हॉस्पिटल ले आई। आरब बेड से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसकी बॉडी में दर्द हुआ तो वो चीख पड़ा, अरे नहीं, डॉक्टर अभी चेक करके गया आपको। उसने कहा है कि आपकी लेफ्ट आर्म में बहुत चोट आई है और आपकी हड्डियां भी जख्मी हैं। आपको कुछ दिनों तक बस बेड पर रेस्ट करने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर आरब के फेस पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वो अपनी गर्दन पीछे बेड में टिकाकर बोला, कितनी अजीब बात है ना इंस्पेक्टर, कि जब इंसान का वक्त खराब चल रहा हो तो छोटी सी चोट भी उसे अपंग बना देती है। वो लेडी इंस्पेक्टर आरब से कई बार मिल चुकी थी, लेकिन पहले कभी उसने आरब को ऐसे नहीं देखा था।
आज उससे मिलकर इंस्पेक्टर को लगा जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं। मिस्टर अंबानी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आरव ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो दूसरी तरफ देखने लग गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते तो ये आपका डिसीजन है। उसके बाद वो वहां से उठकर जाने लगी। फिर एक बार फिर से आरव की तरफ पलटी और बोली, आपके हॉस्पिटल्स के बिल मैंने पे किए हैं, तो आप जब भी ठीक हो एक बार आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। आप प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराई और बोली, कैसे ट्रांसफर करोगे? आपका मोबाइल तो टूट चुका है। क्या मैं आपके लिए नए मोबाइल का इंतजाम करूं या फिर अपने फोन से आपकी फैमिली को कांटेक्ट करूं? अब आरव के फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। फैमिली? कैसी फैमिली इंस्पेक्टर? अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। इंस्पेक्टर ने थोड़ा पॉज लिया, जैसे उसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा हो। फिर जैसे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बोली, क्या उस इंटरनेट न्यूज की वजह से आपकी वाइफ ने आपसे डिवोर्स ले लिया? उस लेडी इंस्पेक्टर ने इस वक्त वही बात बोली थी जिसे आरव बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था कि तभी इंस्पेक्टर का मोबाइल रिंग किया। हेलो, हाँ, ओ अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। उसके बाद उसने अपनी मोबाइल कट कर दी और आरव से बोली, एक अजीब सी न्यूज ये है कि जिस कार से आपका एक्सीडेंट हुआ था वो इल्लीगल थी और वो किसी तरह से मनाली से बाहर निकलने में सक्सेस हो गई है। दूसरी बात कि आपके अलावा जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसकी डेथ हो चुकी है। बेचारा बस 20 साल का ही था, लेकिन हम लगातार उस कार को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो लेडी इंस्पेक्टर वहाँ से चली गई, लेकिन वो आरव के दिमाग में कई सारे सवाल छोड़ गई। आरव अब सोच में पड़ गया कि कहीं वो इलीगल कार इंटेंशनली उसका एक्सीडेंट करने तो नहीं आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे एक बड़ी साजिश चल रही हो। न जाने क्यों आरव को बहुत अजीब महसूस होने लगा और उसने नर्स को बुलाया। क्या हुआ सर? आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है? नर्स, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकती हैं? हाँ, ये लीजिए। नर्स का मोबाइल लेकर सबसे पहले आरव ने रीना को कॉल किया, लेकिन रीना का कॉल लगा नहीं। तभी नर्स बोली, सर अब काफी रात हो चुकी है, शायद आप जिसे कॉल कर रहे हैं वो सो चुके होंगे। फिर आरव कुछ देर तक सोचा और उसने अंबानी फैमिली के प्राइवेट नंबर पर कॉल करने का डिसीजन लिया। हेलो, मैं आरव अंबानी बोल रहा हूँ। हेलो सर, बताइए आपका क्या मैसेज है? प्लीज मेरे फादर तक ये मैसेज पहुंचा दो कि मैं मनाली में बहुत इंजर्ड हूँ और वो मुझे यहाँ से ले जाएं। ठीक है सर, मैं आपका मैसेज पहुंचा देता हूँ। उसके बाद आरव ने फोन काटकर मोबाइल नर्स को वापस दे दिया और बोला, नर्स, अगर सेम नंबर से कॉल आए तो प्लीज आप मेरी बात करवाना। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए। फिर नर्स चली गई और आरव काफी कुछ सोचने लग गया। अंबानी फैमिली को कॉल करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इस वक्त शहर में वो सेफ नहीं था और अगर कहीं वो सेफ रह सकता था तो वो अंबानी फैमिली ही थी। दूसरा कारण, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का बिजनेस अब विहान के कंट्रोल में था तो आरव को रूल्स ब्रेक करने की फ्रीडम नहीं थी। इसलिए अब उसके लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसका और क्यारा का वो झूठा स्कैंडल किसने फैलाया। लगभग 1 घंटे के अंदर एक आदमी उसके पास आया। हेलो आरव सर, मैं अंबानी फैमिली की तरफ से आपको लेने आया हूँ। ओह, यू आर सो क्विक। लेकिन मैं बहुत इंजर्ड हूँ और मूव नहीं कर सकता। आप उसकी चिंता मत करिए सर, मुझे इस बारे में पहले से ही सब पता था, इसलिए मैं स्पेशल मेडिकल टीम और कार के साथ आया हूँ। उसके बाद उसने अपने हाथ से इशारा किया और फिर कुछ लोग अंदर आए। वो लोग आरव को हॉस्पिटल के बाहर ले गए, जहां एक स्पेशल मेडिकल कार वेट कर रही थी। वहां से निकलने के बाद आरव ने पूछा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? सर, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ प्राइवेट प्लेन हमारा वेट कर रहा है। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले मुझे एक ज़रूरी काम फिनिश करना है। पहले मुझे वहाँ ले चलो, उसके बाद हम एयरपोर्ट चलेंगे। क्योंकि आरव को खुद नहीं पता था कि वो मनाली से कितने टाइम के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए वो यहाँ एक सिस्टम तैयार करके जाना चाहता था जो टाइम पर उसे रिपोर्ट कर सके। कुछ देर बाद उनकी कार सीधा फिनिक्स एंटरटेनमेंट पहुंची। क्योंकि कार के अंदर ही आरव का ट्रीटमेंट चालू था, इसलिए वो वहां से मूव नहीं कर सकता था। अंबानी फैमिली के लोग फिनिक्स एंटरटेनमेंट ऑफिस के अंदर गए और रीना विश्वास को सर्च करने लगे। रीना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रही थी कि तभी वो लोग वहां पहुंचे और बोले, यहाँ पर मिस विश्वास कौन है? अचानक मीटिंग के बीच में ऐसे कुछ लोगों के आने से पहले तो रीना डर गई और फिर बोली, हाँ, मैं हूँ रीना विश्वास। बोलिए, आप लोगों को क्या चाहिए? आपको हमारे साथ नीचे चलना होगा,
हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आपके बॉस? कौन है आपके बॉस? जब आप देखेंगी तो खुद ही समझ जाएंगी। चलिए जल्दी करिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर रीना डरते डरते वहां से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गई। उसके बाद उस कार का डोर ओपन हुआ और उस आदमी ने कहा, मिस विश्वास प्लीज अंदर जाइए। रीना अंदर गई। अंदर जाकर जैसे ही उसने आरव को देखा वो सरप्राइज रह गई। सर आप? सर मुझे लगा कि पता नहीं आपको क्या हो गया होगा। क्या आप बहुत इंजर्ड हैं? हाँ, एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और इससे रिकवर होने के लिए मुझे मनाली से कुछ टाइम के लिए बाहर जाना होगा। मुझे अभी नहीं पता कि मैं कब वापस लौटूंगा। इसलिए रीना, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम किसी को 24 घंटे अदिति पर नजर रखने के लिए लगाओ और उसकी हर अपडेट मुझे टेक्स्ट मैसेज पर दो। सर आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अदिति है कहाँ? हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर रीना तो एकदम शॉक रह गई। ये न्यूज उसके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड थी।